नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, मिस सोनल गोयल, जो 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, हरियाणा कैडर की। वेलकम मैम, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। Hello, Namaste, Mahipal ji, and all the viewers who are listening to me and who will be watching this series. Thank you so much for having me here. मैं मैम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी व्यूअर्स के लिए दे देता हूँ। इन्होंने बाय एजुकेशन इन्होंने करी है, एज अ लॉयर ये पढ़ाई करी है इन्होंने। शी इज़ अ ट्रेंड सीए एज वेल। फिर इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और ये 2008 बैच से आईएएस में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्होंने बहुत सारी कैपेसिटीज़ में काम किया है, त्रिपुरा सरकार में और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों ही स्टेट्स में। तो आज इनके करियर के बारे में हम इनसे सवाल पूछेंगे और मैम का जो लंबा एक्सपीरियंस है 12 साल का आईएएस में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स जो हैं इनके, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जानें कि हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स कितने वैरायटी ऑफ काम कर रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ब्यूरोक्रेट्स का कितना बड़ा रोल रहा है देश में, जो जितनी भी सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए और नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए। तो मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, सीए भी रही हैं। तो इतने हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल होने के बाद फिर सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान कैसे? So, Mahipal ji, actually, when I was doing my graduation, जब मैं अपनी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ड्यूरिंग थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा और मैं उस टाइम में सीएस भी कर रही थी। तो उस टाइम में सीएस और सीए अलाउड था ग्रेजुएशन के साथ करना। तो सीएस का मेरा सेकेंड स्टेज का मैं मतलब एग्जाम दिया था और ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर था। उस टाइम में सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे पता लगा। जब मैंने ये बात अपनी फैमिली से डिस्कस करी तो इनिशियली थोड़ा-सा उनको ये इश्यू रहा कि बीइंग अ फीमेल, एक तो पहली बात तो सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में श्योर नहीं है। दूसरा, आफ्टर सिलेक्शन क्या कैडर आएगा एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आई विल गेट। सो दैट वर द एप्रीहेंशंस, बट व्हेन आई डिसाइडेड कि भई हाँ, मुझे करना ही है, तो मेरे फादर जो कि खुद एक सीए हैं और पापा का खुद का प्रैक्टिस है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट आई शुड हैव माय प्लान बी ऑलवेज विद मी, दैट इन केस अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं लाइफ में क्या करूंगी। तो पापा ने ये सजेस्ट किया कि क्योंकि मैं सीएस कर रही थी, तो सीएस को कंप्लीट करना और उसके साथ में प्रोफेशनल अपना बैकअप करना एंड साइमल्टेनियसली टू स्टार्ट फॉर द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो अकॉर्डिंगली 2003 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2004 में मैंने 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हो गया। देन 2004 में ही मैंने एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मैंने प्राप्त किया एंड सेम ईयर आई स्टार्टेड माय जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस एंड मैंने सिविल्स की तैयारी शुरू करी। सो बेसिकली 2004 से लेके 2007 तक ये तीन चीज पैरेलली मेरी लाइफ में चली। सो विच इज लाइक सीएस का पार्ट टाइम जॉब, लॉ करना, एलएलबी कंप्लीट करना एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी। सिविल सर्विसेज का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2006 में दिया और अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट इंटरव्यू कॉल। मैंने मेंस लिखा बट मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। 2007 में मैंने दोबारा जब एग्जाम दिए तो आई वाज सिलेक्टेड एंड द फाइनल रिजल्ट केम in May 2008. So with All India 13th rank, I could, by God's grace and my hard work, I could clear civil services. So this is how, मैं मतलब being professionally qualified, मेरा professionally qualified होने के बावजूद भी मैं सिविल सर्विसेज में आई। मेरा एक ही रीजन था आने का कि आई वांटेड टू सर्व द नेशन एंड सोसाइटी, और मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रही थी जिससे मुझे डायरेक्टली लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए करने के लिए मुझे कोई मौका मिले। और मुझे लगा, मेरी फैमिली को लगा कि सिविल सर्विसेज एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, बच्चे, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एक वाइटल प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह से मेरी मेरी जर्नी आई फॉर एंटरिंग इनटू द सिविल सर्विसेज। ओके। आपको 2008 में त्रिपुरा कैडर अलॉट हुआ, आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काम किया। आप दिल्ली से हैं, तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाकर काम करना? और काफ़ी लंबे समय तक आप वहाँ पर थी, 8 साल आपने वहाँ जॉब करी है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। या सो बीइंग पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, हमारी सर्विसेज कार्डर बेस्ड होती हैं और कार्डर जो है उस टाइम में रोस्टर के थ्रू एलोकेट होता था। तो मेरा कार्डर मणिपुर त्रिपुरा आया एंड वंस यू गेट मणिपुर त्रिपुरा, तो उस टाइम इट वाज अ जॉइंट कार्डर। अब ऑफ कोर्स ये बाइफरकेट हो गया है,
तो जॉइंट कार्डर में जो स्टेट एक बार एलोकेट हो जाती है, जनरली एक ऑफिसर उसी स्टेट में रह के काम करता है। जी। तो मेरा मणिपुर त्रिपुरा आया, लेकिन उसके बाद मेरा बाइफरकेशन में त्रिपुरा कैडर मुझे अलॉट हुआ। तो आई जॉइन त्रिपुरा इन 2009 जून 2009 में मैंने वहाँ पे स्टेट में अपनी ज्वाइनिंग दी, जो कि एज प्रोबेशनर होती है। तो पहली पोस्टिंग जो आपकी रहती है स्टेट में, वो होती है एज असिस्टेंट कलेक्टर। तो ड्यूरिंग 1 ईयर यू आर ऑन ट्रेनिंग, एंड उसके बाद में फिर आप मसूरी आते हैं फेज 2 के लिए, एंड देन अगेन आप जो है स्टेट में ज्वाइन बैक करते हैं। तो मेरा 1 साल 2009 में मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद 2010 सितंबर अक्टूबर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई एज एसडीएम, सिविल जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्ट। सो आई वुड लाइक टू से कि ऑफ कोर्स जो आपने बात कही कि मैं यहाँ हरियाणा दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और उसके बाद में मेरा वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंज मुझे लगा, क्योंकि कल्चरली इट इज अ बंगाली डोमिनेटेड स्टेट एंड विद अ मिक्स पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। साथ ही साथ में कनेक्टिविटी के हिसाब से वी डोंट हैव डायरेक्ट लैंड रूट, आई मीन अगर कोई लैंड रूट से जाना चाहे तो इट वुड बी वाया आसाम। सो नॉर्थ नॉर्थ आसाम का जो बॉर्डर है वो त्रिपुरा से मिलता है। सो फ्लाइट इज द ओनली मोड ऑफ कनेक्टिविटी। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, त्रिपुरा इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट, एंड वहाँ के जो लोग हैं दे आर कल्चरली सो रिच and they are very welcoming. When I joined, तो मुझे थोड़ा सा initially, because I had joined immediately after my marriage, and my husband at that time was working in private sector, who later on shifted to civil services, and he qualified IRS in 2013. So उस टाइम में जब मैं गई, I was all alone. I joined there. I stayed there for all my service period of more than 7 years. और मेरा सब तरीके का फील्ड में ही पोस्टिंग रहा है। एसडीएम थी, उसके बाद मैं एडीएम रही साउथ त्रिपुरा में। आई वाज ओएसडी फॉर सम टाइम, देन आई वर्कड इन अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज द कमिश्नर। उसके बाद में आई वाज इन द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान। I was then on maternity leave because my first child was, I was expecting my first child. And after that, when I joined back from my maternity leave, I was posted as DM and collector, Gomti district. So with headquarter at Udaipur. तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा त्रिपुरा में, it was very satisfying, and I really got the support of the people. There were many things, many programs which we could implement in field. एंड जो पीपल्स कनेक्ट की हम बात करते हैं, वो त्रिपुरा में काफी हद तक हम एस्टैब्लिश कर पाते हैं। बीइंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल आर सिंपल, पीपल गिव रिस्पेक्ट, एंड जो एक डायरेक्ट एक ऑफिसर के लिए एक अपॉर्चुनिटी उस स्टेट में है, आई थिंक इट इज वेरी नाइस। एंड इफ यू सी माय सीवी आल्सो, तो मैंने मेंशन किया है कि त्रिपुरा में रहते हुए मेरे को स्पेशली अगरतला कॉर्पोरेशन एंड गोमती डिस्ट्रिक्ट में जब मेरा पोस्टिंग था, सो देयर वर नंबर ऑफ नेशनल एक्कोलेट्स, national recognitions given by various ministries, Government of India, for the work done in Gomti district. So it was a very satisfying kind of an experience, and एक नया तरीके का experience था मेरे लिए, जो कि मैं यहाँ से हरियाणा से वहाँ गई थी। बहुत नया experience था, बहुत अच्छा experience था। ओके। तो हरियाणा त्रिपुरा में काम करने के बाद आप 2016 में हरियाणा कैडर में शिफ्ट होती हैं। तो त्रिपुरा के बाद हरियाणा में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप पिछले 4 सालों से हरियाणा में हैं, एंड हमारे श्रोताओं को मैं बता दूं कि मैम हैज़ वर्कड इन फरीदाबाद, गुरुग्राम, एनसीआर रीजन एक्सटेंसिवली। तो यहाँ का आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है? या सो मेरे को अब लगभग 4 इयर्स हो गए हैं सिंस आई हैव शिफ्टेड टू हरियाणा। इनफैक्ट अभी मैं हरियाणा में डेपुटेशन पे आई हूँ। सो आई हैव कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ माय डेपुटेशन. So my postings have been in Faridabad as the Commissioner of the Municipal Corporation, as Administrator, HSVP Department, Additional CU FMDA. I was Deputy Commissioner District Jhajjar for like 1.5 years. And from this January, I have been posted in Gurugram, and I had 2 charges, Additional CU GMDA and CU City Bus Limited. So, Haryana और त्रिपुरा में, work culture का थोड़ा सा difference है. But the thing is, since I belong to the state, I belong to Panipat. Panipat is a district in Haryana. So since I belong to this place, so there is, that
इशू इज नॉट देयर पर से, आई मीन कि मुझे यहाँ का एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आया. एज सुन एज आई ज्वाइन, इनफैक्ट फरीदाबाद में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इट इज द लार्जेस्ट civic body in the entire state. It is the largest corporation of Haryana. So oldest and largest. So जब मैंने यहाँ join किया तो of course there were challenges. It's like the kind of political setup, the kind of expectations people have from you as an officer. The entire ecosystem will have some expectation from you as an officer, especially when you are, you have come on deputation. तो लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि वो ऑफिसर पता नहीं कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. बट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दी ऑलमाइटी दैट मेरा जहाँ भी पोस्टिंग रहा, मैंने जहाँ भी काम किया, चाहे वो फरीदाबाद में रहा हो, चाहे झज्जर में रहा हो, चाहे गुड़गांव में रहा हो, आई हैव रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ माई टीम, माई ऑर्गेनाइजेशन टीम. They have been very supportive. I have received the acceptability from the people. सो इनफैक्ट लोगों के साथ में मिलके जो काम किया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम किया, स्पेशली झज्जर का मैं बताना चाहूंगी कि झज्जर में मैं 1.5 साल रही. एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली अ पेट्रियार्कल डोमिनेटेड काइंड ऑफ अ सोसाइटी, जिसमें they have seen very few lady officers as their deputy commissioners. So and direct IS officer to being a lady, I think I was second one to be posted there. So after a very long gap. तो बट ये सब जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, the way you think at life, the way you see at life, the way you perceive things in life, उसको impact करती हैं. And it is very important, I think, to be positive and to have confidence in your own self and to have confidence in your team. It is very important. तो मेरा हरियाणा में भी ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. 4 साल मैंने यहाँ काम किया है अभी तक. और जिस तरीके का सपोर्ट, और इनफैक्ट अगर हम देखें, आप मेरा सीवी देखेंगे तो झज्जर में भी काफी नेशनल एक्कोलेट्स मिले, स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान. फरीदाबाद में स्वच्छ भारत अभियान में द सिटी गॉट रिकग्निशन. तो ऑल दीज थिंग्स एंड गुरुग्राम में अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके इमीडिएटली 2 महीने बाद ही COVID-19 पेंडेमिक हैड हिट. So things were very challenging, very difficult, and metropolitan में रहते हुए the expectation of the people is at a very high level because many of them are educated, they are aware of, and they will contact with you directly. So ये जो work pressures रहते हैं, I mean, it is up to the officer how he or she handles. But of course, if you have the support of the society, if you have support of your team, then I think you are able to sail out easily through all the situations, all kind of situations. आपने फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लीड किया था. भारत सरकार की ये फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन मैम अक्सर हम ये देखते हैं कि स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पाए ज़्यादातर शहरों में भारत में. आपके अनुसार क्या प्रॉब्लम्स हैं इस स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में, जिसके कारण आज 6 साल बाद भी हम इसका ग्राउंड लेवल पे में भी इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पा रहे हैं? I mean, मैं फरीदाबाद की फर्स्ट सीईओ थी. आई वाज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द स्मार्ट सिटी फरीदाबाद व्हेन इट वाज सिलेक्टेड. सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बोलना चाहूंगी कि शायद जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की with the smart cities mission, when we look at the smart cities mission, so smart city mission में 2 components हैं. One are the area based development projects and one are the pan city proposals. So Ministry of Urban Development, Government of India ने जब इसको लॉन्च किया, so it was a challenge scheme. So challenge में cities को participate करना था, और जो उस challenge को qualify करता गया, they were selected. Initially 100 cities का selection हुआ. उसके बाद of course list was expanded phase wise. तो फरीदाबाद 100 सिटीज में आया. पहला शहर था हरियाणा का जिसका स्मार्ट सिटीज में नाम आया. तो जब हमने देखा कि इसमें एबीडी एरिया ऐसा लेना है जिसको आप एक मॉडल एरिया की तरह से डेवलप करोगे, और उसमें मैक्सिमम फंडिंग जानी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की. और उसके अलावा जो पैन सिटी प्रपोजल है, वो पैन सिटी प्रपोजल रहेंगे ऑल थ्रू आउट द सिटी, जिसकी फंडिंग वॉज लिमिटेड. तो ये जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द फंडिंग वुड गो टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड अ लिमिटेड पोर्शन वुड गो टू अ पैन सिटी प्रपोजल. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये लोगों के अंदर नहीं थी इनिशियली. जब हमने भी कंसल्टेशन मीटिंग स्टार्ट की, स्टेक होल्डर्स मीटिंग स्टार्ट की, तो दिस अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट देयर. पीपल थॉट ऑफ कि फरीदाबाद सिलेक्ट हो गया स्मार्ट सिटीज में, नो एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म.
जो एक्सपेक्टेशन, जो मैं एक बात बता रही हूँ कि मे बी जो जो टर्म है स्मार्ट सिटी, मे बी इट इज क्वाइट लोडेड काइंड ऑफ अ वर्ड, आई वुड से, कि ये एकदम से ऐसा इंप्रेशन देता है कि हाँ मतलब सब कुछ ही जो है रेडिकली चेंज हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक दिस. एंड इट इज नॉट ओनली फरीदाबाद. अगर हम जो इनिशियली जो सिटीज ने आगे प्रॉस्पर अच्छा प्रोग्रेस किया, लाइक पुणे, लाइक भुवनेश्वर, एंड देन सिटीज लाइक जयपुर, और बहुत सारी सिटीज ने बाद में भी टेक ऑफ किया. तो उसमें ओवरऑल जब मैंने अपने कलीग से भी बात की, जब हमने कुछ की तरफ से वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो यही बात निकल के आई कि शायद जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो एक्सपेक्टेशन वाज वेरी हाई, एंड जो एक डिलीवरेबल्स थे वो लिमिटेड थे, बिकॉज इट इज अ वेरी काइंड ऑफ अ, आई वुड से कि ये जो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट टॉक्स अबाउट most about the area based development projects and to an extent the pan city proposals. So अब अगर हम देखेंगे, so it is now I think around 5 years or so जो इसको अनाउंस हुए 5 years होने वाले हैं इनफैक्ट. तो अब जो है, अब अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखेंगे, तो अब प्रोग्रेस इन मोस्ट ऑफ द सिटीज हैज बीन कमिंग अप वेरी पॉजिटिवली. And it is, what do I say, ki ab I don't think we should be criticizing the smart city project, and it is in any case a boon for the urban cities. और इसमें एक एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है कि ये सिर्फ जो हमारे मेट्रो शहर हैं उन पे कंसंट्रेटेड नहीं है. इट इज इवन टॉकिंग अबाउट द टियर 2 cities. इट इज इवन टॉकिंग अबाउट बिग टाउन्स, यू नो. तो ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इन टर्म्स ऑफ द स्मार्ट पार्क्स, इन टर्म्स ऑफ द आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ये जो एक ओरिएंटेशन इतने सारे शहरों को अक्रॉस द कंट्री दिया गया, आई थिंक स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन need to be appreciated, and we need to acknowledge the kind of the effort which has gone into designing of these projects, the kind of the expertise which is involved in implementation of these projects. And I am very much hopeful, even in Faridabad, projects are now taking up the shape. We have integrated command and control center set up in Faridabad, which has been effectively used during the COVID-19 pandemic. And similarly, हमने गुरुग्राम में भी, गुरुग्राम in fact मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में नहीं था, बट उसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अपने लेवल में उसको लिया है, अडॉप्ट किया है. So under the mission of the government of Haryana, Gurugram has also set up its own integrated command and control center, which was later on converted to a kind of a war room during COVID-19 pandemic. So when we discuss about the initiatives in Gurugram, I would definitely mention about that. So what I'm trying to say is that I would not agree to the fact that smart cities project take off nahi hue even after say 5 years or so. What I would like to say is that because the concept was new, the concept required that kind of expertise, the technical knowledge. Initially, there were some lags, but now most of the cities across the countries have taken the projects forward, and it is actually impacting the life of the citizens who are staying there. The quality of life that is changing positively due to the smart cities mission. Yeah. भारत में इस वक्त कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं. इनफैक्ट आप भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट यू एंड योर वर्क. आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरफेस है, एक पब्लिक इंटरफेस है जिससे आम जनता ब्यूरोक्रेट्स के साथ सीधा जुड़ाव बना सकती है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत सही है? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं आपके अनुसार? सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो if we go to the background, so we already have media as fourth pillar of democracy, right? We all know that media या press है उसको fourth pillar of democracy कहा जाता है. तो fourth pillar of democracy क्यों कहा जाता है? Because जो democracy है, it is acting, and it is basically surviving on the principle of equal representation, right to speech, freedom of speech and expression, right? तो ये जो freedom of speech and expression है with adequate checks and balances, media is playing very important role in that. Now, since last say 3 to 4 years, we in the country,
we have seen that kind of advent of social media. So whether it is Facebook, whether it is Twitter or Instagram, now you see even the use of WhatsApp for the purpose of discharging the official communications or official work. जो पहले जो काम ईमेल के थ्रू हुआ करता था कि email would be received on official email ID, then the officer would see, prepare a reply, and then send it. So it would take 1 or 2 days. So now that work is being done through WhatsApp. So that WhatsApp is very important, and अब तो immediately instructions receive होती है, and we are supposed to kind of resolve the issue or give the reply immediately. So what I am trying to say is that कि जो social media है वो social media in fact to a larger extent it is playing a very positive role. 2017 में जब सिविल सर्विसेज डे की सेलिब्रेशन हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि द सोशल फॉर ब्यूरोक्रेट्स इन फैक्ट देयर वाज एन एडवाइस फ्रॉम हिज साइड वेयरइन ही सेड कि social media should be used for the welfare of the people and not for self praise. This was one thing which श्री नरेंद्र मोदी जी had said. तो अगर हम इस बात को आगे लेके जाएं कि what do we mean by that? So what he intended was, and what is actually expected of the bureaucrats while using social media is that we should use social media as effectively as possible for reaching out to the public, for making the public aware of the government schemes and program. और जो ये schemes and programs हैं इनके बारे में जितना ज्यादा हम उनको इंफॉर्मेशन शेयर करें, जितना ज्यादा उनके साथ नॉलेज हम शेयर करें, उतना ही ज्यादा अच्छा है. So if you talk about the positives, so the positives are कि sometimes बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको पब्लिक के साथ शेयर करनी होती है. फॉर एग्जांपल इलेक्शन का टाइम है या कोई क्राइसिस सिचुएशन है, तो यू कैन इमीडिएटली द डिप्टी कमिश्नर कैन इमीडिएटली पोस्ट अ मैसेज ऑन हिज ट्विटर or for that matter on the Facebook or through his public relation officer जो भी उनके जिले में posted है, उनके थ्रू मैसेज फ्लैश कर देते हैं and it spreads very fastly. साथ ही साथ में जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के कैंपेन्स हैं, जितने मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विच आर रिलेटेड टू द सोसाइटी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उनको हम लोगों तक पहुंचाना है. तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम उनको लोगों तक पहुंचाएं. तो उसके लिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जो कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है. साथ ही साथ में जो एक ये है कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है, क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ऑफ दैट नॉलेज, फॉर शेयरिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सो आई सी अ होल लॉट ऑफ स्कोप इन सोशल मीडिया. एंड ऑफ कोर्स कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स की ये भी बात है कि इट समटाइम्स अगर आप सपोज कोई इंफॉर्मेशन है आपने ठीक रिलीज की, बाई चांस उसमें कोई गलती 1 या 2 वर्ड की आपके नीचे वाले ऑफिसर ने कर दी जो उसको मैसेज को फ्लैश कर रहा है या पोस्ट कर रहा है, सो इट कैन एक्ट इन अ वेरी नेगेटिव वे. सो द थिंग्स विच आर पुट इन सोशल मीडिया हैव टू बी पुट with extreme caution and care, and we should ensure कि there is no mismatch या कोई communication gap ना हो. Similarly, just from my own experience, I would say कि because social media, especially like Twitter and the platforms like Instagram, even Facebook, we don't have till now strict guidelines to regulate them. हमारे पास आज भी वो गाइडलाइंस नहीं आई हैं, या गाइडलाइंस मैं बोलूंगी कि जो हैं बट दे आर नॉट इन कंक्रीट फॉर्म, राइट. तो वो गाइडलाइंस उस तरीके से नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए पीपल आर kind of writing anything and everything on social media. Sometimes when we are posting something, so people can troll you to the extent you can't even imagine. And being a female officer, I feel कि sometimes people even write quite rubbish things and which you will not kind of expect them to write. So what I mean to say is कि हमें caution बहुत exercise करना होता है जब हम social media की बात करें. और साथ ही साथ जो हमारा एक ये जो प्लेटफॉर्म जो दिया गया है, क्योंकि ये अभी उतना ज्यादा रेगुलेटेड नहीं है हमारी कंट्री में, तो कहीं ना कहीं जो एक द पीपल हु आर नॉट दैट पॉजिटिव माइंडेड या इल माइंडेड जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसको डिसएडवांटेज के लिए भी यूज करते हैं. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रोल्स, हेट कैंपेन्स भी चला देते हैं अगेंस्ट
personalities, against bureaucrats also, which is not good. So what I mean to say is that social media is good to a large extent, but of course, there are some issues involved with it, and we have to use it with sufficient precautions. Yeah. मैं अगर लॉकडाउन की बात करूँ तो लॉकडाउन के दौरान आप जीएमबीसीएल में पोस्टेड थी। तो वहाँ पर मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि गुरुग्राम में एक मोबाइल ग्रोसरी स्टोर की शुरुआत करी गई थी। तो आपने जी। ऐसे और क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे और ये मोबाइल ग्रोसरी स्टोर क्या था एग्जैक्टली, इसके बारे में भी हमें बताएं। या सो मैं जब अभी टिल रिसेंटली आई हैड 2 चार्जेस इन गुरुग्राम. सो आई वाज एडिशनल सीईओ जीएमडीए इन द गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, and I was also the CEO of the GMCBL, which is the Gurugram Metropolitan City Bus. तो जब कोविड-19 आया तो हमें ये लगा कि जो सिटी बस है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज नॉट बीइंग ऑपरेटेड फॉर लाइक एटलीस्ट 3 मंथ्स और सो, तो हमें यही लगा कि हम ये जो जो बस सर्विस है, इसका कैसे पब्लिक को कैसे इसका फायदा पहुंचाएं, क्योंकि देयर वाज वी हैड अ फ्लीट ऑफ अराउंड 185 बसेस, सॉरी 165 बसेस. तो इनको कैसे हम यूज करें. उसमें one idea came that since people were supposed to stay at home during the lockdown, so we converted few of our buses to the mobile grocery shops. So it was a tie-up with the Municipal Corporation Gurugram and the district agriculture officer. तो जिनके साथ कोऑर्डिनेशन करके हमने ये RWS का डिमांड आता था, एंड वी supplied the ration, we supplied fruits and vegetables. We also supplied the daily essential items to their doorsteps, जिनका भी डिमांड आता था. तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ मोबाइल ग्रोसरी शॉप. इसके अलावा जीएमसीबीएल ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जो पीपल वुड नॉट एक्सपेक्ट अ सिटी बस टू डू. सो आवर बस वाज बीइंग यूज्ड फॉर transportation of the patients, for the medical team, the transportation of medical team. ऑल्सो हमारी एक बस को हमने मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट किया, कोविड-19 का टेस्टिंग फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद वन ऑफ द लैब्स हमने सेटअप किया, विच वाज अ मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी. इस तरीके का जीएमसीबीएल ने इनिशिएटिव्स लिया. एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट जीएमडीए. जीएमडीए में जैसे मैंने इनिशियली बताया दैट देयर वाज एन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर which had around 300 cameras across the city. तो 300 कैमरे पूरे शहर गुरुग्राम में लगे हैं under that mission, which was inaugurated by Honorable Chief Minister हरियाणा in December 2019. तो जब वो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ था, उसी टाइम में ये फोर्स किया गया था कि सिटी की जो मेजर लोकेशंस हैं वो सारी इसके अंदर कवर्ड हो. So when this project was launched, then of course in few months only this COVID-19 pandemic came. So this ICCC was utilized, for forcing, for observing that the lockdown is being followed or not. सिटी जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक पूरा टीम यहाँ पे डिप्लॉय किया, who are monitoring the entire city through the COVID-19, through the this war room which was converted during the COVID-19. और ट्रैफिक वायलेशंस, द वायलेशंस ऑफ द लॉकडाउन, वो सारा वहाँ पे मॉनिटर किया गया. साथ ही साथ में द डिपार्टमेंट्स लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, HSVP, एंड डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, उनका भी इंफॉर्मेशन यहाँ से दे वर टेकिंग द इंफॉर्मेशन. एंड वी आल्सो हैड अ कॉल सेंटर व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द ICCC. साथ ही साथ में जितना हमारा ICT बेस्ड इनिशिएटिव रहा गुरुग्राम शहर में, वेदर इट वाज द ऐप, द गुरुगमन ऐप और द वेबसाइट, तो उसमें हमारा कोविड रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अक्रॉस 24/7 available था. Also, we had the issue of movement passes through the GMDA department. Online जो था वो पूरा GMDA के द्वारा ही coordinate किया गया. So इस तरीके से what I mean to say is that कि जो हमारे existing infrastructure था, जो existing हमारा system था दोनों ही organizations में, we reoriented during COVID-19 pandemic, and it was the result of the coordination between various departments that we could actually achieve, or we could minimize the impact of the pandemic for during the COVID-19 for citizens of Gurugram. आपने कई सारे इनिशिएटिव्स बताए जो ऑफिसर्स के द्वारा लिए गए.
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत की ब्यूरोक्रेसी इतना मैन्यूवरिंग स्पेस देती है ब्यूरोक्रेट्स को कि आप नए इनिशिएटिव्स और नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने स्तर पर या लोकल एरिया में? और क्या ये केवल एक ऐसा ट्रेंड है जो लॉकडाउन के दौरान रहा, या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी ये बना रहेगा? यू नो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड ब्यूरोक्रेसी जो है इट इज एवर चेंजिंग लाइक एनी अदर सिस्टम। जैसे प्राइवेट सेक्टर में रिफॉर्म्स आते हैं वैसे ब्यूरोक्रेसी में भी धीरे धीरे आते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर बाउंड बाय एन इकोसिस्टम, सो दैट इकोसिस्टम हैज द पॉलिटिकल representatives, the ecosystem has media, the ecosystem has judiciary. So you know इन सब का एक ताना बाना है जिसके अंदर इंडियन ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, नॉट ओनली गुरुग्राम, हरियाणा में विभिन्न जिलों में, एंड इफ वी मूव बियॉन्ड हरियाणा तो बहुत सारी स्टेट्स में आपने भी पढ़ा होगा कि आईसीटी बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए, ई ऑफिस की तरफ मूवमेंट हुई। The initiative was to for ensuring that there is proper citizen service delivery या disposal of files है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की तरफ मूव किए फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड हैव गुड गवर्नेंस। तो मैं आई थिंक दैट ये जो कोविड-19 पेंडेमिक में जो ब्यूरोक्रेसी ने आगे बढ़ के जो काम किया, it is not limited, and we have seen that whether it is election, whether it is law and order movement, whether it is any kind of a disaster, it is the bureaucracy which is coming forth and forward and to rescue and to help the people in the best way it can. And I am very much optimistic, I am very much hopeful कि ये जो आपने जो बात कही कि ये जो पहला इशू ये है कि क्या ब्यूरोक्रेसी खुद को चेंज करना चाहती है या उस काइंड ऑफ पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेना चाहती है, तो यस, it wants that the best governance should be there in the entire country. And the second thing is कि क्या systems allow करते हैं, तो I would say कि systems हम लोगों से ही बने हैं and we are all part of the system. So अगर कहीं कोई दिक्कत है तो there is always a way out, there is always a way out to change, there is always a way out to see how it can be improvised. And I don't think कि ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा रिजिडिटी कहीं भी किसी भी स्टेट में है। If the intentions are good, you even get the political support if you are able to make your plan and the program understandable कि yes, it is for the benefit of the people at large. Even the political bosses will not confront, or even the political bosses will not object to that. So I think this is one thing which we all need to take care of, and we all need to appreciate कि bureaucracy का भी अपना एक ताना बाना है जिसमें operate कर रही है, and given the right amount of opportunity, given the right amount of support and that kind of freedom, I don't think there is ever going back. Yeah, and we are here to progress, and we are here to make the nation prosper. Yeah. आपकी रीसेंट पोस्टिंग गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन बस कॉरपोरेशन में रही थी, तो इसी से संबंधित मेरा एक सवाल है। आपने गुरुग्राम फरीदाबाद दोनों एरियाज़ में काम किया है, दे आर अर्बन एरियाज़ और बहुत बड़े सिटीज़ हैं दोनों। अर्बन मोबिलिटी के इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के शहरों में कार्स की संख्या, प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाए? सो ये जो इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इसमें देयर आर टू थिंग्स। सो वन थिंग इज कि गवर्नमेंट को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ावा देना है, और जो दूसरी चीज है कि पीपल ऑफ ऑल क्लासेस हैव टू स्टार्ट यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मतलब एक तरफ तो कि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे और वो उसको उस शहर में उस टाउन में लेके आए, और दूसरा पार्ट ये है कि जब वो शहर में आती है तो लोग उसको यूज करें। So these are the two aspects which need to be taken care of for improving the acceptability of the public transport system in India. So if we talk गुरुग्राम या और भी जो मेट्रो शहर है, तो जैसे दिल्ली मेट्रो आई 2001-2 में, दिल्ली मेट्रो आई, उसका एक्सेप्टेबिलिटी आज अगर हम देखें तो इट इज लाइक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। एवरीबडी irrespective of the class, irrespective of the paying capacity, what I mean to say is कि even the higher and the affluent class people are traveling
in the Delhi Metro for their for their daily office works. So हमारा जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इशू है, ये एक तो ये बात है कि आपको अवेलेबिलिटी इम्प्रूव करनी है। लाइक गुरुग्राम में भी जो सिटी बस आई, इससे पहले सिटी बस नहीं थी, तो ये सिटी बस आई है। नाउ दीज व्हीकल्स आर सीएनजी ऑपरेटेड। सो इफ दे आर सीएनजी ऑपरेटेड लो फ्लोर बसेस, तो दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और साथ ही साथ में अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, बसेस को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर एड्रेसिंग द इशू ऑफ द ट्रैफिक कंजेशन. सो वी आर क्रिएटिंग मोर स्पेस ऑन रोड्स फॉर अदर व्हीकल्स टू मूव. और मे बी हम लोग जो मोबिलिटी से जो इशू रिलेटेड है एनवायरमेंट का, अगर हम देखें कि एनसीआर रीजन में जब ड्यूरिंग विंटर्स we see the air ppm levels rise to such toxic levels, and NGT, Supreme Court, everybody is kind of monitoring the environment. तो अगर हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, अगर हम ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, तो कहीं ना कहीं एक तो ये बात रहेगी कि ट्रैफिक कंजेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में we can promote a healthy air and healthy environment for living of our citizens. So ये बहुत important रहेगा। साथ ही साथ जो आज के दिन में जो urban mobility में चीज जरूरी है, वो one thing is that we need to give the last mile connectivity. तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर किसी को ऑफिस जाना है और उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है बस स्टॉप, या 2 या 3 किलोमीटर दूर है मेट्रो स्टेशन, तो वो वहां तक कैसे कम्यूट करेगा? तो या तो उसके लिए हम कोई पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम लेके आए, या कुछ और किसी तरीके का शेयर्ड सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ सिस्टम वी शुड ब्रिंग विच प्रमोट्स द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और साथ ही साथ में उसको हमें एक्सेसिबल भी करना है और उसको अफोर्डेबल भी करना है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबिलिटी, तो व्हेन यू आर फिक्सिंग द प्राइसिंग ऑफ द डिफरेंट रूट्स, तो पेइंग कैपेसिटी या किस तरीके के लोग उस एरिया में रहते हैं, कितना वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें हमको देखनी है। एंड ऑफ कोर्स जो अभी जो हमारा अर्बन मोबिलिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट से 3 to 4 years जो आया है अक्रॉस ऑल द सिटीज इन द कंट्री, इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव। हरियाणा में ही अब सिटी बस सर्विस जो पहले गुरुग्राम में थी, अब इसको फरीदाबाद में भी लाया जाएगा। And we are under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Public transport is being promoted. We are even trying to promote NMT, non-motorized transport, like bicycle, like cycle. So उसमें smart cities mission में भी ये provision है that in the smart roads you provide rail, this track for riding of the bicycle. तो साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करने का, पीबीएस करने का, पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम को लाने का, ये सारा प्रोविजन है अंडर दीज मिशंस। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट जो अर्बन मोबिलिटी है, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द मतलब मूवमेंट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द हेल्थ, एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू द सिटीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मैम, आपका करियर सिविल सर्विसेज में 12 साल का ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, इट्स बिन मोर देन अ डेकेड। आपको लगता है कि आप जिन गोल्स के साथ या जिन एम्बिशंस के साथ सिविल सर्विसेज में आई थी, आप उनमें से कुछ को फुलफिल कर पाई हैं? ऑल्दो आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो सकता है, क्योंकि अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है सर्विसेज में, बट स्टिल आफ्टर अ डेकेड वेयर डू यू सी योरसेल्फ कि हैव यू अचीव्ड सम ऑफ द गोल्स? My prime aim of entering into civil services was that I really wanted to do something for the society. I really wanted to do something for the people. तो इसीलिए ही शायद मैं अपना प्रोफेशनल करियर को छोड़ के, अपना प्राइवेट सेक्टर का जॉब को मैं छोड़ के मैं सिविल सर्विसेज में आई। तो when I look back at my own career या मेरा पोस्टिंग जहाँ रहा या मैंने क्या क्या किया, I think I feel quite satisfied to a large extent, because ये एक प्रोसेस जो मेरी लाइफ में चला, पहले मैं त्रिपुरा रही, फिर हरियाणा यहाँ पे काम कर रही हूँ अभी, तो ये द काइंड ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय टीम, द काइंड ऑफ द सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल व्हिच आई हैव रिसीव्ड, इट हैज बीन सैटिस्फाइंग टू अ लार्ज एक्सटेंट।
In fact, I feel very contented when people say that you are a people's administrator. सो एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम वही है कि वो जिस जहाँ पे पोस्टिंग है वो वहाँ लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, वहाँ लोगों के लिए काम करे। और मुझे ऐसा फीडबैक मिलता आया है कि मैं लोगों तक जुड़ के काम कर पाई हूँ अभी तक। आई थिंक इफ आई सी, अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ रेडिकल चेंजेस नहीं भी ला पाई होंगी, बट यस ऑफ कोर्स आई हैव ट्राइड इन माय ओन वे टू ब्रिंग दो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, whether it's a district Jhajjar or district Gomti, Tripura, whether it is Agartala Corporation or Faridabad Corporation. There are a lot of things which we as team could achieve, and I think it is a process which has made me also evolve as an individual. As an individual, I have kind of मेरा जो खुद का ओरिएंटेशन लाइफ के बारे में था वो भी काफी चेंज हुआ। मैंने इनिशियली जो चीजें फोर्स ही नहीं करी थी, जब वो सर्विस में मैंने खुद देखी और जब मैंने देखा कि यस दिस इज द वे एंड द थिंग्स हैव टू मूव, सो एंड आई एक्चुअली काइंड ऑफ एक मेच्योरिटी लेवल जो खुद मेरे अंदर आया, वो आई थिंक it is only due to civil services, and I feel happy to be here, and I really like what I do. Yeah, I would say it like that कि I am quite contented. बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी कर पाई, बट यस काफी कुछ तो हम कर पाए हैं, एंड दैट क्रेडिट इज टू माय टीम, द क्रेडिट इज टू द पीपल वेयर एवर आई हैव बीन वर्किंग। मेरे ख्याल से जिस तरह के अवार्ड्स आपको मिले हैं और जो कुछ मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आई एम श्योर आपने बहुत अचीव किया है, चाहे आपको लगे या ना लगे। आई एम श्योर यू हैव अचीव्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर करियर एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दैट इन फ्यूचर। मैम, जाते जाते आप एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी जो इस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? सिविल सर्विसेज जो है, इट इज नेवर अ शॉर्ट सिलेक्शन, नॉट टू डिस्करेज एनीबडी। मैं ये बात किसी को डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, बट मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन, पहली बात तो ये है कि आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हो। दिस थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड, तभी वो आपको चीज मोटिवेट करेगी तैयारी के वक्त। अगर वो गोल क्लियर नहीं है, देन यू विल नॉट फील दैट मच मोटिवेटेड टू गिव योर 100%। तो पहली तो बात यह है कि आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। सेकेंडली, व्हेन यू डिसाइड दैट यू वांट टू गो, माय रिक्वेस्ट और माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट हमारा प्लान भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। बिकॉज एग्जाम में 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, एस्पिरेंट्स इतना ज्यादा है इस एग्जाम में बैठने वाला, और जो सिलेक्शन है दैट इज इन फ्यू हंड्रेड्स, सो द टोटल सिलेक्शन इज लाइक हार्डली 1,000। सो अगर परसेंटेज में देखें तो इट इज इवन नॉट इवन 1%। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर सिविल्स में प्रिपरेशन, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे। वंस यू डिसाइड कि हाँ आपको तैयारी आप कर रहे हैं, then there is no looking back. You give your 100%. So focus study, time management, repeated revisions, keeping yourself motivated, और जो आपके notes हैं prelims के, mains के, आपको इस तरीके से हो कि आप उनको देख के जो end time होता है उसमें repeated revisions कर पाए। वो सब आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू में अपीयर करते हो तो इंटरव्यू में तो आई थिंक इट इज ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ एन कैंडिडेट। तो उसमें आपको जैसे भी आप हैं, आप बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट ट्राई टू ब्लफ। अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है तो उसमें आप घबराइए मत, उनको इंटरव्यू बोर्ड को बोलिए कि सर और मैडम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू दी क्वेश्चन राइट नाउ, बट मैं जब after this interview I'll definitely try to get the knowledge on this subject. तो इस तरीके से जब भी आप अपना एफर्ट दोगे, अपना ये करोगे, तो आई डोंट थिंक कि सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन ना होना, ये तो चलो एक इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट टू से, एक डेस्टिनी भी इसमें रोल प्ले करती है। आई विल नॉट डिसएग्री टू दैट फैक्ट कि एक हार्ड वर्क तो यही है, उसके साथ में आपका इट इज द विश ऑफ द ऑलमाइटी आल्सो व्हिच अल्टीमेटली डिसाइड्स, बट नॉट टू डिस्करेज एनीबडी। आप अगर कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आजकल हम देख रहे हैं कि इवन यंग जनरेशन में केसेस ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड आर इंक्रीजिंग।
ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका सिविल्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर माइट बी मेनी बेटर ऑप्शंस फॉर यू अवेलेबल, और उस टाइम में लगता है कि सब खत्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ मूव्स ऑन। सो माय रिक्वेस्ट टू दी एस्पिरेंट्स, नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि उस कंपटीशन में आप क्यों बैठना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है, आपका एम क्लियर है, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए। एंड इन द एंड आई वुड ओनली रिक्वेस्ट द स्पेशली द यूथ ऑफ द कंट्री कि आप लोग हमारे देश की धरोहर हो, आपकी वर्किंग पे ही, आपकी सोच पे, आपकी ओरिएंटेशन पे ही हमारे समाज की डेवलपमेंट जो है वो निर्भर करती है। So whatever you do, I would just request that you try and do something for your country, you try and do something for your nation. And if you actually decide, then nothing is impossible. और आप कुछ भी काम करो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे आप बिजनेस लो, चाहे आप सर्विसेज में आओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, इफ यू एक्चुअली डिसाइड दैट नथिंग कैन एक्चुअली स्टॉप यू, और आप कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। मैम जाते जाते आपसे एक और सवाल है। आपके दीवार पे पीछे जो सर्टिफिकेट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वेरी इंस्पायरिंग आई एम श्योर, बट वन फोटोग्राफ कॉट माई आई जिसमें आप प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हैं। इट लुक्स लाइक अ हेलीकॉप्टर इन द बैकग्राउंड। ये कहाँ का फोटोग्राफ Yeah. है? This photograph belongs to Gomati district, Tripura, and this is of December 2014, when Honorable Prime Minister Sir had come to my district for dedicating the OTPC Palatana power project to the entire country. एंड ये उस टाइम में जब हेलीपैड पे जब सी ऑफ कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी के साथ में मेरा बहुत एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन हुआ। ये उसका फोटोग्राफ है। I was fortunate enough to receive the Honorable Prime Minister again in 2016 as Commissioner of the Municipal Corporation Faridabad. नवंबर 2016 में सर फरीदाबाद आए थे, और उस टाइम में भी मेरा एक ये कॉन्वर्सेशन, शॉर्ट कॉन्वर्सेशन विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हुआ। जी, so they both have been quite a memorable experience for me as an officer. Okay. Thanks to you for taking out the time for us and for our viewers, and we wish you all the best for your future endeavors. एंड हमें पूरा विश्वास Thank है you. कि आप आगे भी बहुत अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे अपने करियर में। एंड विद दैट विल टेक लीव फॉर द डे। थैंक यू। Thank you so much. Yeah. Bye.